टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज डायफ्राम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायफ्राम के बारे में। तो डायफ्राम ये जो है एक पार्टीशन है। डायफ्राम एक पार्टीशन है जो थोरेक्स और अब्डामेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये थोरेक्स है और ये अब्डामेन है, इसी के बीच में जो है डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये एक डोम शेप जो है मसल्स है। डोम शेप गुंबद की शक्ल का एक मसल है जो थोरेक्स को और अब्डामेन को दोनों को अलग करता है यानी कि थोरेसिक कैविटी और अब्डामिनल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये गुंबद के शक्ल का डोम शेप्ड मसल्स है और दिस इज द चीफ मसल ऑफ द रेस्पिरेशन। अब मसल तो जाहिर सी बात है, इसका ओरिजिन भी है और इंसर्शन भी है। तो ओरिजिन जो है जहाँ से मसल की बिगिनिंग होती है उसे ओरिजिन कहते हैं, और जहाँ पर मतलब ख़त्म होता है, एंडिंग होती है मसल का, उसे इंसर्शन कहते हैं जो है। तो देखिए ओरिजिन जो है इसका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन this diaphragm has three parts. Number one, external part, S-T-E-R, external part. Number two, costal part. Number three, lumbar part. इस मसल का जो है ओरिजिन तीन जगह से होता है। एक तो स्टर्नम पार्ट यानी कि स्टर्नम बोन से होता है, स्टर्नम बोन, ठीक है, जिसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं। दूसरा है कास्टल पार्ट, कास्टल माने रिब्स और कास्टल कार्टिलेज। तो कास्टल जो टर्म आता है कास्टल कार्टिलेज के लिए भी आता है और क्या नाम है, रिब्स के लिए। तो कास्टल जो है मतलब कुछ मसल फाइबर डायफ्राम के जो है जो कास्टल कार्टिलेज से होते हैं और रिब्स से होते हैं, उससे कास्टल पार्ट कहते हैं। और तीसरा है लंबर पार्ट। लंबर पार्ट मतलब जो है लंबर वर्टिब्रा, जो लंबर रीजन होता है, जिसमें लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, सेकंड लंबर वर्टिब्रा, थर्ड लंबर वर्टिब्रा। तो यहाँ तीनों लंबर वर्टिब्रा से जो है कुछ मसल फाइबर राइज होते हैं। तो जो मसल लंबर वर्टिब्रा से राइज होते हैं उसे लंबर पार्ट कहते हैं। अब देखिए स्टर्नल पार्ट, इस पार्ट का जो मतलब मसल फाइबर होता है वो लीफी स्टर्नम, जो लीफी स्टर्नम होता है तो उसके बैक साइड से होता है। पोस्टीरियर सरफेस जो है ऑफ लीफी स्टर्नम से ये मसल अराइज होता है और टू फ्लेशी स्लिप स्कल में इसका जो ओरिजिन होता है, मोड ऑफ ओरिजिन, तो दो फ्लेशी जो है स्लिप होते हैं, पट्टी, गोश्त की पट्टी के शक्ल में जो है जो ये लीफी स्टर्नम है। देखिए स्टर्नम बोन के तीन पार्ट है, माइनोरियम स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम और लीफी स्टर्नम। तो लीफी स्टर्नम के बैक साइड से जो है ये जो फ्लेशी फाइबर जो है मसल अराइज करते हैं, तो दिस द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। दूसरा है कास्टल पार्ट। तो कास्टल पार्ट जो है यानी कि सातवां, जो सेवेंथ, एट्थ, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये जो कास्टल कार्टिलेज होता है सातवां जो है, सातवां से लेकर के और क्या नाम है 12 तक, फ्रॉम 7 to 12। और जो रिब्स होते हैं ये रिब्स सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो ये 12, ठीक है, फ्रॉम 7 to 12। तो कास्टल कार्टिलेज का जो इनर सरफेस होता है जो है, तो कुछ मसल फाइबर जो है मतलब इस कास्टल कार्टिलेज के इस 7, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां कास्टल कार्टिलेज के इनर सरफेस से जो है कुछ मसल फाइबर एराइज करते हैं जो है। और ये जो रिब्स है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जो है, इसका जो एडजेसेंट पार्ट होता है यानी कि रिब्स जो कास्टल कार्टिलेज से जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसके पास वाले हिस्से से इनर सरफेस से होता है। तो ये मसल फाइबर जो है जो कास्टल कार्टिलेज से होते हैं और ये एडजेसेंट पार्ट ऑफ द रिब से होते हैं, इसे कास्टल पार्ट कहते हैं। थर्ड है लंबर जो है पार्ट। तो लंबर पार्ट जो है तीन जगह से राइज है। एक तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और दूसरा जो है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, और तीसरा जो है ये मतलब L1, L2, L3 लंबर वर्टिब्रा। तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट क्या है? मीडियल आर्कुएट लिगामेंट जो है ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का बना हुआ एक लिगामेंट होता है जो
फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के लेटर सरफेस को, और ये जो है जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है इसके इंटीरियर सरफेस को। ये लेटर सरफेस है बॉडी का, तो यहाँ से, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो ये जो लिगामेंट होता है जो है फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के लेटर सरफेस को और ट्रांसवर्स प्रोसेस के जो है मतलब एंटीरियर सरफेस को जोड़ता है। इसको मीडियल जो है मतलब आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं। और इसी मीडियल आर्कुएट लिगामेंट को मीडियल लंबोकास्टल आर्च कहते हैं, मीडियल लंबोकास्टल आर्च भी कहते हैं। तो कुछ फाइबर जो है मतलब डायफ्राम के यहाँ से इस मीडियल आर्कुएट लिगामेंट से अराइज करते हैं। तो some fiber arise of the diaphragm arise from the medial arcuate ligament or medial lumbocostal arch। तो medial arcuate ligament क्या है? वो लिगामेंट जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के बॉडी के लेटर सरफेस को और उसी फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस को कनेक्ट करता है, इसे जो है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं। और दूसरा है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट जो है ये जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा होता है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा का जो है जो बॉडी होता है और फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा का जो है जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस का जो है जो एंटीरियर सरफेस होता है, और ये जो बराहवा नंबर का रिब्स होता है, रिब्स बराहवे नंबर का 12 रिब्स। तो बैक साइड में जो 12 रिब्स होता है, तो यहाँ से ये लेटरल आर्कुएट लिगामेंट फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस को और ये 12th रिब के मतलब लोअर बॉर्डर को जोड़ता है, लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब। तो यहाँ से जो है इसी को लेटरल आर्कुएट लिगामेंट कहते हैं। तो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट कनेक्ट्स द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब। तो ये मतलब लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है। तो सब फाइबर ऑफ द डायफ्राम अराइज फ्रॉम द मतलब लेटरल आर्कुएट लिगामेंट जो है। अब देखिए तो ये फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा होता है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा होता है, सेकंड लंबर वर्टिब्रा होता है और थर्ड लंबर वर्टिब्रा होता है। तो ये तीनों लंबर वर्टिब्रा का जो बॉडी जो होता है, ये तीनों लंबर वर्टिब्रा का फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, सेकंड लंबर वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा, तो ये तीनों लंबर वर्टिब्रा का जो बॉडी होता है जो है, तो बॉडी और उसके बाद में जो है ये बॉडी का इंटीरियर सरफेस और ये जो है लेटर सरफेस, ये तीनों लंबर वर्टिब्रा का जो है लेटर सरफेस है, ये राइट लेटर सरफेस है और ये लेफ्ट लेटर सरफेस है, लेफ्ट लेटर सरफेस है। तो ये राइट करस ऑफ डायफ्राम, जो राइट करस ऑफ डायफ्राम होता है जो है, तो राइट करस ऑफ डायफ्राम मतलब arise from the right half of the anterior surface of the first lumbar vertebra and lateral surface of the मतलब फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा। बॉडी के जो है बॉडी के एंटीरियर सरफेस के राइट हाफ से और बॉडी के लेटर सरफेस के जो है मतलब पूरे से। तो एंटेरोलेटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा, एंटेरोलेटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकंड नंबर वर्टिब्रा एंड एंटेरो सरफेस ऑफ द एंडो सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द थर्ड नंबर। तो राइट तरफ जो है तीनों नंबर वर्टिब्रा के एंटेरोलेटर सरफेस से राइज होता है और लेफ्ट तरफ ऑफ द डायफ्राम राइज फ्रॉम द एंटेरोलेटर सरफेस ऑफ द फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा एंड सेकंड नंबर वर्टिब्रा। तो राइट क्रस, जो राइट क्रस होता है डायफ्राम का, ये जो है मतलब तीनों नंबर वर्टिब्रा से राइज होता है, एंटेरोलेटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑल द थ्री नंबर वर्टिब्रा एंड लेफ्ट क्रस arise from the anterolateral surface of the first and second number vertebra। तो इस तरह से जो है ये there are three sides of origin of the diaphragm। और इसका इंसर्शन जो होता है ये सेंट्रल टेंडन पे होता है, सेंट्रल टेंडन पे होता है, इसलिए ये सेंट्रल टेंडन है। ये सब जितने भी फाइबर होते हैं ये आते हैं सर्कम्फरेंशियल ओरिजिन से, जो है वहाँ से शुरू होते हैं और आकर के सेंट्रल टेंडन में इंसर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से डायफ्राम के 5 पार्ट होते हैं।
एक राइट करस होता है और एक जो है क्या नाम है राइट डोम होता है, बीच में सेंट्रल टेंडन होता है, लेफ्ट डोम होता है, लेफ्ट करस होता है। तो ड्यूरिंग फुल एक्सपायरेशन, जो फुल एक्सपायरेशन होता है जो है, तो ये जो राइट करस होता है जो है, राइट डोम होता है और राइट फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस में पहुंच जाता है। राइट फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस में जो है ये पहुंच जाता है और लेफ्ट डोम जो होता है वो लेफ्ट फिफ्थ रिब तक होता है। पांचवा जो रिब होता है, पांचवी पसली बाएं तरफ की, वहाँ पहुंच जाता है और सेंट्रल टेंडन होता है और सिक्स्थ कास्टल कार्टिलेज के लेवल पे होता है। तो इस तरह से जो है फुल एक्सपायरेशन में जब लंग जो है हवा को बाहर निकालता है तो डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ असेंड करता है, तो राइट डोम जो है रीच टू द राइट फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस एंड लेफ्ट डोम रीच टू द लेफ्ट फिफ्थ रिब एंड सेंट्रल टेंडन रीच टू द सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज। तो इस तरह से जो है मतलब और डायफ्राम का जो है जो मतलब मूवमेंट होता है ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन, अगर आराम से आदमी सांस ले रहा है जो है तो डायफ्राम जो है क्या नाम है करीब 2.5 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, और अगर मतलब डीप इंस्पायरेशन है तो डायफ्राम जो है करीब 6 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ जाएगा जो है। तो ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन डायफ्राम डिसेंड्स 2.5 सेंटीमीटर and during deep inspiration diaphragm descends near about 6 to 10 सेंटीमीटर जो है। और ये डायफ्राम का जो लेवल होता है जो है, डायफ्राम जब स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो डायफ्राम जो है इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, और जब सुपाइन पोजीशन में होता है लेटा रहता है तो अब्डोमिनल विसरा डायफ्राम को अपवर्ड पुश करते हैं, तो हाईएस्ट लेवल जो है डायफ्राम का हाईएस्ट लेवल कब होता है लाइंग पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में। जब आदमी लेटा हुआ है तो डायफ्राम सबसे ऊपर होता है, हाईएस्ट पोजीशन होता है, और आदमी जब बैठा हुआ होता है सिटिंग पोजीशन में डायफ्राम जो है लोएस्ट लेवल पे होता है, क्योंकि लेटा रहता है तो डायफ्राम को जो है मतलब अब्डोमिनल विसरास जो है ऊपर की तरफ पुश करते हैं, इसलिए हाईएस्ट लेवल पे हो जाता है, और जब बैठा रहता है तो वही अब्डोमिनल विसरा डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचते हैं, इसलिए लोएस्ट लेवल पे हो जाता है। और ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन डायफ्राम इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, ना इधर हाईएस्ट लेवल ना लोएस्ट लेवल। अब यहाँ पर जो सेंट्रल टेंडन होता है, सेंट्रल टेंडन जो है ये ट्राइलोबर स्ट्रक्चर है, इसमें 3 लोब होते हैं जो है, 2 राइट लोब और लेफ्ट लोब और एक जो है मिडिल लोब। तो ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है और ये मतलब मिडिल लोब है। तो राइट लोब को राइट लीफलेट कहते हैं, लेफ्ट लोब को लेफ्ट लीफलेट कहते हैं और मिडिल लोब को मिडिल लीफलेट कहते हैं। तो ये राइट लोब और लेफ्ट लोब ये दोनों टंग शेप होता है और कर्व होता है, डायरेक्टेड लेटरली एंड बैकवर्ड, इनका डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ होता है और बैकवर्ड होता है। और लेफ्ट राइट लोब जो है ये बड़ा होता है और लेफ्ट लोब ब्रॉड भी होता है और लेफ्ट लोब नैरो होता है जो है, लेकिन दोनों टंग शेप होता है। बीच वाला जो है मिडिल लोब ये ट्रायंगुलर शेप होता है और इसके पास बेस होता है, एक अपेक्स होता है। अपेक्स जो है जीसी स्टर्नम के पीछे होता है और इस पर जो है राइट लोब पर और लेफ्ट लोब पर 4 जो है डायगोनल बैंड पाया जाता है, डायगोनल बैंड पाया जाता है। और इसी डायफ्राम पर जो है देयर आर 3 लार्ज ओपनिंग। 3 लार्ज ओपनिंग में जो है एक जो एओर्टिक ओपनिंग होती है, तो एओर्टिक ओपनिंग का जो शेप होता है वो मतलब राउंड शेप का होता है। और इसे एओर्टिक ओपनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी सुराख जो है मतलब, और ये T12 जो बराहों थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसी लेवल पे जो है एओर्टिक ओपनिंग होता है, और ये इसी सुराख के जरिए से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं तो उसमें जो है एओर्टा होता है, एओर्टा, और उसके बाद में थोरेसिक डक्ट होता है, थोरेसिक डक्ट होता है और एजाइगस वेन। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स व्हिच पासेस थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग, और एओर्टिक ओपनिंग को एओर्टिक हाइटस भी कहते हैं। तो पहला है एओर्टा हो गया, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और दूसरा है जो है ये थोरेसिक डक्ट, और तीसरा है एजाइगस वेन। और उसके बाद में दूसरा जो है ओपनिंग होता है, जो बड़ा ओपनिंग होता है, बड़ा ओपनिंग जो है ईसोफेजियल ओपनिंग होता है। ईसोफेजियल ओपनिंग जो है ये
एलिप्टिकल शेप होता है और इसका लेवल जो है तो इसोफेजियल ओपनिंग इज एलिप्टिकल इन शेप और ये जो है इसोफेजियल ओपनिंग कहलाता है और ये T10 लेवल पे होता है, जो 10 थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उस लेवल पे होता है और इससे इसोफेगस पास होता है, इसोफेजियल आर्टरी जो है पास और इसोफेजियल वेन और गैस्ट्रिक नर्व। तो इसोफेजियल ओपनिंग से 4 स्ट्रक्चर पास होते हैं। नंबर 1 इसोफेगस, उसके बाद इसोफेजियल आर्टरी, इसोफेजियल वेन और गैस्ट्रिक नर्व। तो देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स पास थ्रू द इसोफेजियल ओपनिंग। और उसके बाद तीसरा लार्ज ओपनिंग होता है वो केवल ओपनिंग। तो केवल ओपनिंग जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल इन शेप होता है, चौकोर होता है और इसका जो लेवल होता है वो T8 जो 8वां थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उस लेवल पे होता है और यहाँ से जो है इंफीरियर वेना केवा पास होता है, इंफीरियर वेना केवा, राइट फ्रेनिक नर्व और ये लिम्फ वेसल्स ऑफ द लीवर, तो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लीवर। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स व्हिच पासेस थ्रू द केवल ओपनिंग। पहला है इंफीरियर वेना केवा, दूसरा है राइट फ्रेनिक नर्व, तीसरा है लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लीवर। तो इस तरह से देयर आर 3 लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट इन द डायफ्राम। पहला है एओर्टिक ओरिफिस जो 12वां थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर प्रेजेंट होता है, इसका शेप राउंड होता है और इस जो है एओर्टिक ओपनिंग से, एओर्टिक ओरिफिस से या एओर्टिक हाइटस से मतलब 3 स्ट्रक्चर पास होते हैं। पहला स्ट्रक्चर डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, दूसरा स्ट्रक्चर थोरेसिक डक्ट, तीसरा स्ट्रक्चर एजाइगस वेन। तो यहाँ जो और जब डायफ्राम कंट्रक्शन करता है तो उसके कंट्रक्शन से यहाँ पर देयर इज नो चेंजिंग, ये सुराख ना डायलेट होता है और ना कंस्ट्रक्शन होता है। देयर इज नो कंस्ट्रक्शन और नो डायलेटेशन इन द एओर्टिक ओरिफिस या एओर्टिक हाइटस। और ये दूसरा जो ओपनिंग है वो इसोफेजियल ओपनिंग है या इसोफेजियल हाइटस है और या इसी को इसोफेजियल ओरिफिस कहते हैं। तो ये सुराख एलिप्टिकल शेप होता है, ओवल शेप होता है और इसका जो लेवल होता है वो T10 जो है 10वां जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उस लेवल पे होता है। और इस सुराख के जरिए से जो है देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स पासेस थ्रू दिस इसोफेजियल ओपनिंग। पहला है इसोफेगस ये मेन जो है स्ट्रक्चर है जो पास हो रहा है और इस इसोफेगस के साथ इसोफेजियल आर्टरी भी जो है और तीसरा स्ट्रक्चर इसोफेजियल वेन और चौथा स्ट्रक्चर गैस्ट्रिक नर्व जो वैगस नर्व होता है। तो 4 स्ट्रक्चर पास होते हैं, लेकिन जब इस डायफ्राम कंट्रक्शन करता है तब उस पर इफेक्ट क्या होता है, इस सुराख पर ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ये जो है छोटा हो जाता है, ऐसे सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। और जो तीसरा जो है लार्ज ओपनिंग है वो केवल ओपनिंग है और ये केवल ओपनिंग का जो शेप होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, चौकोर शेप होता है और इसका जो लेवल होता है वो T8 जो 8वां थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उस लेवल पे होता है। और इस सुराख से जो है इंफीरियर वेना केवा पास होता है, राइट फ्रेनिक नर्व पास होता है और ये लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लीवर। देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स व्हिच पासेस थ्रू द केवल ओपनिंग। तो केवल ओपनिंग जो है क्वाड्रिलेटरल इन शेप होता है, इस सुराख के जरिए से इंफीरियर वेना केवा पास होता है और राइट फ्रेनिक नर्व पास होता है और उसके बाद में ये लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लीवर पास होता है। तो इस तरह से देयर आर 3 लार्ज ओपनिंग इन द डायफ्राम एंड बहुत से छोटी छोटी सुराख होते हैं। एक छोटा सुराख जो है यहाँ पर जो स्टर्नल जो है, जो ये विफिस्टर्नम से जो स्टर्नल पार्ट जो डायफ्राम का मसल फाइबर है, एक सुराख यहीं पर विफिस्टर्नम और 7th कास्टल कार्टिलेज जो है 7th कास्टल कार्टिलेज के लीवर पे एक छोटा सुराख होता है, ठीक है। और इस सुराख के जरिए, इस सुराख का नाम पड़ा है जो है, ये सुराख जो है फोरामेन ऑफ मोरगेगनी कहलाता है, फोरामेन ऑफ मोरगेगनी कहलाता है। मोरगेगनी जो है एक जो है हिस्टोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट जो है, तो ये इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया था कि डायफ्राम में जो एक्सटर्नल पार्ट है, तो एक्सटर्नल पार्ट जो 7th कास्टल कार्टिलेज है और ये विफिस्टर्नम है, तो इसी जगह एक छोटा सुराख होता है जिसको उन्होंने फोरामेन
ऑफ द मोरगेगनी नाम रखा था, और इसी को स्पेस ऑफ लारी भी कहते हैं, स्पेस ऑफ लारी। तो लारी भी एक साइंटिस्ट है, एनाटॉमिस्ट है, जो है LARRY। तो लारी भी जो है एनाटॉमिस्ट थे, और ये मोरगेगनी भी एक हिस्टोलॉजिस्ट है जो है। तो मोरगेगनी ने जो है इस सुराख को, जो स्टर्नल पार्ट ऑफ द डायफ्राम का जो मसल्स है, स्टर्नल पार्ट यानी कि लीफी स्टर्नम से जो एराइज हुआ है और स्टेनोकास्टल कार्टिलेज के बीच में ये सुराख जो छोटा सा है, इस सुराख को छोटा स्मॉल ओपनिंग है डायफ्राम में, जिसको फोरामेन ऑफ मोरगेगनी कहते हैं, और इसी को स्पेस ऑफ लारी भी कहते हैं। और इस सुराख के जरिए से जो है ये सुपीरियर जो है एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पास होती है, और इसी सुराख से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन भी, और इसी सुराख से लिम्फ वेसल भी पास होते हैं। There are three structures passing through the foramen of Moergagni, या इसी को स्पेस ऑफ लारी। तो स्पेस ऑफ लारी या फोरामेन ऑफ मोरगेगनी एक छोटा सा सुराख स्मॉल ओपनिंग है जो डायफ्राम में मौजूद है। और डायफ्राम में किस जगह, जहां पर डायफ्राम के मसल में 3 पार्ट होते हैं, एक स्टर्नल पार्ट होता है, और एक जो है कास्टल पार्ट होता है, और एक लंबर पार्ट होता है। तो डायफ्राम का वो मसल फाइबर जो लीफी स्टर्नम के पोस्टीरियर सरफेस निकला है, तो इसी जो है दोनों फ्लेशी जो स्लिप होता है, इसी फ्लेशी स्लिप में जो है ये सुराख मौजूद होता है छोटा सा, और इसी सुराख को फोरामेन ऑफ मोरगेगनी कहते हैं, और इसी सुराख को जो है मतलब स्पेस ऑफ लारी कहते हैं। और राइट कर्स ऑफ डायफ्राम जो होता है, यहाँ पर भी जो है 2 सुराख छोटे छोटे होते हैं। इस सुराख के जरिए से ग्रेटर स्प्लांचिंग नर्व और लेसर स्प्लांचिंग नर्व पास होता है। तो देयर आर 2 स्मॉल ओपनिंग इन द राइट कर्स ऑफ द डायफ्राम थ्रू व्हिच देयर इज पासिंग ऑफ द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। और लेफ्ट कर्स ऑफ डायफ्राम जो होता है, यहाँ पर भी 3 सुराख होते हैं, और इस सुराख के जरिए से लेफ्ट कर्स ऑफ डायफ्राम में देयर आर 3 स्मॉल ओपनिंग थ्रू व्हिच, एक सुराख से ग्रेटर स्प्लांचिंग नर्व पास होता है, दूसरे से लेसर स्प्लांचिंग नर्व पास होता है, और तीसरे से हेमीएजाइगस वेन पास होता है, हेमीएजाइगस वेन पास होता है। तो इसी तरह से मतलब डायफ्राम पर बहुत से छोटे छोटे सुराख होते हैं, और एक छोटा सुराख होता है जिससे कि ये सबकास्टल आर्टरी पास होती है, सबकास्टल वेन पास होता है, और सबकास्टल नर्व पास होता है। तो ये सबकास्टल आर्टरी, सबकास्टल वेन, सबकास्टल नर्व जो है ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, उससे पास होता है। इंटरकास्टल आर्टरी, इंटरकास्टल नर्व, इंटरकास्टल वेन, ये भी जो है डायफ्राम में छोटे छोटे सुराख से पास होता है। राइट सिम्पैथेटिक चेन, लेफ्ट सिम्पैथेटिक चेन, ये भी जो है छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्मॉल ओपनिंग होती है डायफ्राम में, जिसके जरिए से पास होते हैं। और उसके बाद में मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक वेन, ये भी जो है डायफ्राम में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसके जरिए पास होते हैं। और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व भी जो है स्मॉल ओपनिंग से पास होते हैं। देखिए राइट फ्रेनिक नर्व जो है वो इससे पास हुआ था, जो केबल ओपनिंग था, बड़े सुराख से पास हुआ था, लेकिन लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो है इससे पास हुआ है, छोटे सुराख से। तो इस तरह से देयर आर 3 लार्ज ओपनिंग इन द डायफ्राम। पहला एओर्टिक ओपनिंग, दूसरा जो है ये इसोफेजियल ओपनिंग, और तीसरा जो है ये केबल ओपनिंग। एओर्टिक ओपनिंग ये T12 वर्टिब्रा के लेवल पर प्रेजेंट होता है, इसोफेजियल ओपनिंग जो है T10 लेवल पर प्रेजेंट होता है, और उसके बाद केबल ओपनिंग जो है T जो है 8 वर्टिब्रा के लेवल पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो है बड़े सुराख और छोटे सुराख। और इसका जो अप्लाइड एनाटॉमी है, अप्लाइड एनाटॉमी ये है कि ये डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम में जो है मतलब अगर स्पाज्मोटिक कंट्रक्शन हो, स्पाज्म हो, तो उस कंट्रक्शन से हिचकी आती है, और ये हिक्कफ होता है, हिक्कफ। तो हिक्कफ क्या है? हिचकी जो है ये जब इरिटेशन होता है डायफ्राम में जो है, तो इरिटेशन से जो हिचकी आती है उसी को हिक्कफ कहते हैं। अब ये 2 तरह का होता है, पेरिफेरल जो है हिक्कफ होता है, और एक सेंट्रल हिक्कफ होता है। पेरिफेरल हिक्कफ में क्या होता है कि अगर डायफ्राम में इरिटेशन होता है, या डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व में अगर मतलब इरिटेशन होता है, तो जिसकी वजह से हिचकी अगर आए तो उसे दैट इज पेरिफेरल हिक्कफ। और अगर जो है हिक्कफ सेंटर, जो मेडुला ऑब्लांगेटा में हिक्कफ सेंटर होता है, वहां पर इरिटेशन हो तो उसे सेंट्रल हिक्कफ कहते हैं।
तो इस तरह से सेंट्रल हिक्कफ जो है, ये हिक्कफ सेंटर में इरिटेशन जो मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है, वहां पर इरिटेशन हो मेडुला ऑब्लांगेटा में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसे सेंट्रल हिक्कफ, लेकिन डायफ्राम में या फ्रेनिक नर्व में अगर मतलब इरिटेशन हो तो उसे पेरिफेरल हिक्कफ। तो इस तरह से हिक्कफ इज द स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। और शोल्डर पेन जो है, ये जो है फ्रेनिक नर्व जो होता है वो डायफ्राम को सप्लाई करता है, और ये सुप्राक्लेविकुलर नर्व, ये दोनों का रूट वैल्यू, सुप्राक्लेविकुलर नर्व ये शोल्डर को सप्लाई करता है, तो सुप्राक्लेविकुलर नर्व का रूट वैल्यू जो है C3, C4, C5 है, और फ्रेनिक नर्व का रूट वैल्यू भी C3, C4, C5 है, तो दोनों का रूट वैल्यू सेम है। तो अगर डायफ्राम में जो है इरिटेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो रिफर्ड पेन वहां जाएगा जो है शोल्डर में, शोल्डर टिप पेन होगा जो है। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।